हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास, फिट, हेल्दी, फाइन। उम्मीद करूँगी बढ़िया होगे, फर्स्ट क्लास होगे और आज की क्लास के लिए रेडी भी होगे विथ फुल एनर्जी। और कॉपी पेन नहीं लिया अभी तक तो साथ में लेके बैठ जाइए, क्योंकि नोट्स बनाने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ दिक्कत होगी। ऑलरेडी देखो कितनी सारी क्लासेस हम ले चुके हैं, कितना ज़्यादा सिलेबस है। अभी देखा जाए ना अगर, तो हाफ सिलेबस भी नहीं हुआ है, इतना सिलेबस है अल्टीग्रेड का। तो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस तो होगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, काफ़ी गहराइयों में जाके हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि लेवल अप ऑफ कोर्स होगा ही होगा। इतने टाइम से वैकेंसीज नहीं आई हैं और तैयारी हमें ऐसी करनी है ताकि फ़र्स्ट टाइम में ही जॉब हो हमारे हाथ में। नेक्स्ट टाइम का किसे पता कब जॉब आएगी, कितने चेंजेस होंगे और क्या क्या बढ़ेगा। अभी इतना टाइम लग चुका है वैकेंसीज़ में, तो फिर आगे की तो भूल जाओ। अब जो आएंगी एक ही बार में लो और आराम से ऐश करो, टेंशन फ्री। खुद भी टेंशन फ्री, फैमिली भी टेंशन फ्री, एकदम सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा आपका भी, फैमिली का भी। तो मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा कर लो, क्लासेस डेली अटेंड कर लो और नोट्स बनाते चलो, चीज़ों को समझो, रट्टाबाजी नहीं करो और डिटेल में बातचीत होगी। क्लासेस लंबी चलेंगी, हर क्लास में मैं ये बात बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ। और जितने भी न्यू लर्नर्स हैं उन्हें बता दूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं सुबह 11 बजे। बट मैं सोच रही हूँ कि आपका थोड़ा सा टाइम चेंज किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो मॉर्निंग में नहीं देख पा रहे हैं। हो सकता है कोई जॉब वाला हो, कोई कॉलेज वाला हो, स्टूडेंट्स, तो हो सकता है उन्हें दिक्कत आ रही हो मॉर्निंग टाइम में। अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी बताओ कि कौन सा टाइम हमें रखना चाहिए, इवनिंग का टाइम कैसा रहेगा, एक बार मुझे बताओ। अच्छा ये बताओ, अगर 9 PM रख दूँ क्लास तो कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं है उस टाइम क्लास लेने में? एक बार मुझे बताइएगा, देन उस हिसाब से हम थोड़ा सा टाइमिंग ना चेंज कर लेते हैं, ताकि सबके लिए ठीक रहे, कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 11 बजे काफ़ी सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो बिज़ी होंगे जॉब में या कॉलेज स्टडीज़ वगैरह में, बाहर जाते होंगे। तो एक बार मुझे बताओ, अगर टाइम चेंज करें तो कौन सा रखना सही रहेगा आप लोग के हिसाब से, देन हम चेंज करते हैं। कोशिश यही है मेरी कि मंडे से करें, बाकी चेंज होते ही मैं आपको बताऊंगी, बट आप एक बार सजेस्ट करो कि कौन सा टाइमिंग हमें रखना चाहिए। चलो, तो देखो एल्टीग्रेड बायोलॉजी में कल हमने बात करी थी इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसिस्टम सेवाएं क्या हैं, हमने ये भी पढ़ा था कि इनको 4 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया, विच इज़ प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल सर्विसेज एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। और इन सारी सेवाओं को हमने डिटेल में ऑलरेडी कल पढ़ा था और सारी बातें हमने इससे रिलेटेड कर ली थी, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोम्स के बारे में। तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, कॉपी पेन फिर से कहूँगी लेके बैठ जाओ, काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, ट्रस्ट में। काफ़ी लंबी हो सकती है आज की क्लास, तो बायोम के बारे में हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है आज। टेरेस्ट्रियल बायोम क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बायोम में पढ़ने के लिए, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। एंड यस, आज सुबह सुबह ही मैंने काफ़ी अच्छा सा एक कमेंट रीड किया। मुझे नहीं पता कि आपका नेम उस पर मेंशन नहीं हो रहा था, बेस्ट मोटिवेशनल नेम से कुछ नेम आ रहा था नोटिफिकेशन में। और थैंक यू सो मच। सुबह सुबह कहते हैं ना, एक दिल खुश हो गया, दिन अच्छा जाएगा, सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी हुई है। आपने बहुत अच्छा सा स्वीट सा कमेंट किया, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, लव। और आपने इतना सोचा मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए, और मोटिवेट किया आपने मुझे। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आपका एग्जैक्टली नेम क्या है मुझे नहीं पता, चैनल पे तो आपका नेम बेस्ट मोटिवेशनल करके कुछ लिखा हुआ आ रहा था, बट थैंक यू सो मच इतना प्यारा सा स्वीट सा मैसेज मेरे लिए देने के लिए, मुझे देने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। और ट्रस्ट मी, आपने मुझे सुबह सुबह एकदम कहते हैं ना दिल खुश कर दिया और पूरा दिन अच्छा जाने वाला हो, ऐसा वाला फील आ रहा है मुझे। उठते इतना प्यारा स्वीट सा कमेंट पढ़ने को मिला आपका। अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और जुड़े रहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम बायोम के बारे में। बायोम क्या है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल बायोम की। क्या है टेरेस्ट्रियल बायोम? ऑफ कोर्स टेरेस्ट्रियल है, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, लैंड से जुड़ा हुआ है। बायोम क्या है? बायोम है एक लार्ज एरिया विद डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ।
देखो टेरेस्ट्रियल से हमें समझ आ रहा है ये लैंड बेस्ड है, ज़मीन की बात हो रही है इसमें, ज़मीन पर होगा ये, ना कि जल में होगा ये, वाटर बेस्ड नहीं है। ये चीज़ आपको इससे नाम से ही समझ आ रही है, भूमि आधारित है ये, जल आधारित नहीं है। तो क्या है, पृथ्वी का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है बायोम। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, साथ साथ नोट्स प्लीज़ बनाते चलो, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो सकती है। आगे भी मैंने बायोम को डिफ़ाइन किया है, बट ये भी देख लेते हैं। चलो, तो बायोम क्या है? बायोम क्या हो गया आपका, ये पृथ्वी का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें जिसमें आ जाएंगे आपकी क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, इसे लिख देती हूँ मैं, जिसमें आ जाएंगे आपके विशिष्ट जलवायु, मिट्टी, सॉइल हो गई, और वेजिटेशन हो गया आपका, वनस्पति कह सकते हैं हम, और जीव जंतु, वाइल्ड लाइफ हो गई, जीव जंतु पाए जाते हैं। नोट करना चाहिए तो कर लीजिए, जल्दी से कर लो। बायोम क्या है? एक लार्ज एरिया है विद डिस्टेंट क्लाइमेट, सॉइल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब पृथ्वी का एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है ये, जिसमें विशिष्ट जलवायु हो गया, मिट्टी हो गई, वनस्पति हो गया, जीव जंतु हैं, ये सब पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल है, नेम से समझ आ रहा है ये लैंड बेस्ड होगा, यानी ज़मीन आधारित होगा, वाटर बेस्ड नहीं है, जल आधारित नहीं है। और हम कह सकते हैं बायोम में अंतर क्यों होता है? बायोम्स डिफर मेनली ड्यू टू लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, इनकी वजह से डिफर होता है। लैटिट्यूड हो गया आपका डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम इक्वेटर, और एल्टीट्यूड का क्या हो गया आपका, हाइट अबव सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई हम इसे कह सकते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पे, और इसको मैं कर देती हूँ इरेज। पेन ले लिया जाए, है ना, ब्लैक पेन आपको पता ही है कि मैं यूज़ नहीं करती, पेन तो ब्लैक मुझे नहीं पसंद, बाकी चीज़ों में ब्लैक चल जाता है। तो लेटीट्यूड हो गया डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा जो हो गई, इक्वेटर हो गया, से दूरी, डिस्टेंस जो हो गई, ये हो गया आपका लेटीट्यूड। क्या हो गई? ये डिस्टेंस हो गई इक्वेटर से। और अगर हम बात करें एल्टीट्यूड की, तो ये क्या हो गई? हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, तल से ऊंचाई हम कह सकते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, ये हो गया आपका भाई एल्टीट्यूड। यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। नोट करना चाहो इसे जल्दी से तो कर लो, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। चलो एक बार लैटिट्यूड को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। क्या है लैटिट्यूड? लैटिट्यूड क्या है भाई? इसको हम पहले तो हिंदी में क्या बोलते हैं लिख लेते हैं, अक्षांश। ये हो गया, तो ये क्या हो गई थी? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी आपको मैंने बताया था भूमध्य रेखा से दूरी हो गई है। तो क्या है देखो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे जैसे हम इक्वेटर से, यानी भूमध्य रेखा से दूर आते हैं, जो टेम्परेचर होगा, यानी आपका तापमान होगा, और मौसम जो होगा वो बदलते हैं, और मौसम बदलते हैं, जिससे क्या होगा, जो बायोम है वो भी बदलते हैं, जिससे बायोम भी बदलते हैं।
क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी है तो जल्दी से बताओ मुझे। एनी प्रॉब्लम? लैटिट्यूड, आपकी लैटिट्यूड हो गया डिस्टेंस इक्वेटर से। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर आते हैं यानी भूमध्य रेखा से दूर आते हैं, तापमान और मौसम बदलते हैं, जिससे क्या होगा, बायोम भी बदलते हैं। क्लियर यहाँ तक? एटीट्यूड देखें, चलो एटीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड। चलो अब एक बार हम एल्टीट्यूड भी देख लेते हैं। एल्टीट्यूड ये क्या था भाई? एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई, अभी हमने पढ़ा था। चलो देख लेते हैं। एल्टीट्यूड हमने पढ़ा था, ये क्या है आपका? समुद्र तल से ऊंचाई है। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम जैसे जैसे हम पहाड़ पर क्या है, ऊपर जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं भी लिख सकते हैं। वैसे तो हम ऊपर चढ़ते हैं लिख देती हूँ, ज़्यादा बेटर लग रहा है ना सुनने में, ऊपर चढ़ते हैं। तापमान क्या होगा, कम होता जाएगा। ऑफ कोर्स हम जानते हैं पहाड़ों पे ठंड होती है, तभी तो गर्मी में सब जा रहे हैं भैया, मनाली वगैरह शिमला घूम रहे हैं, समर वेकेशन मना रहे हैं। आप लोग कहाँ कहाँ गए इस बार? तापमान क्या होगा, कम होता है। और बायोम जो हो गया वो बदलते हैं, बायोम बदलते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एल्टीट्यूड क्या हो गया, समुद्री तल से कह सकते हैं ऊंचाई। जैसे जैसे हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जाएंगे, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाएगा और बायोम जो होंगे वो बदलते जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। नेक्स्ट देखा जाए, क्या है भाई नेक्स्ट? लेट्स सी। लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल क्लाइमेटिक जोन, सॉरी क्लाइमेट जोन। तो देख लेते हैं भाई, अब इसको भी हम देख लें जल्दी से। तो लैटिट्यूड क्या है, एक हॉरिजॉन्टल क्लाइमेट जोन है। क्यों कह रहे हैं, लेट्स सी। लैटिट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हम देख चुके हैं 0 डिग्री टू, ये किस में मेजर जाएगा, इन डिग्री, नॉर्थ और साउथ। चलो जल्दी से इसको भी देख लिया जाए। सबसे पहले तो इसको हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल क्लाइमेट जोन को हम कहेंगे क्षैतिज जलवायु क्षेत्र। जोन हो गई ना, रुक जाओ। तो हो गया आपका ये लैटिट्यूड, जिसको हम बोलेंगे अक्षांश, लैटिट्यूड को बोलते हैं। और क्लाइमेट जोन, हॉरिजॉन्टल क्लाइमेट जोन, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं क्षैतिज जलवायु क्षेत्र। क्लियर और नॉट? जल्दी बताओ। जो डिस्टेंस होगी इक्वेटर से, जो दूरी होगी, उसको हम डिग्री में मापते हैं, मेज़र करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा होगा, नॉर्मल इजी लिखा हुआ है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर किस में नापा जाएगा, वो डिग्री में मापा जाएगा, यानी भूमध्य रेखा से दूरी जो डिग्री में मापी जाती है। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, बोथ टेम्परेचर एंड बायोम्स चेंज ग्रेजुअली। जैसे कि हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, तो टेम्परेचर जो होगा वो घटेगा, बायोम्स जो होगा वो चेंज होगा। तो टेम्परेचर और बायोम्स क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों, पोल्स को हम बोलते हैं ध्रुवों, तो जैसे कि हम इक्वेटर से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो घटेगा, बायोम चेंज होगा, ये हम जानते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तापमान घटेगा, जैसे जैसे लैटिट्यूड जो है हमारा बढ़ेगा। क्लियर? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताओ। क्लियर क्लियर क्लियर? देखा जाए, आगे बढ़ा जाए। अब एल्टीट्यूड भी देख लें, पहले देखें और क्या रह गया इसमें। ओके चलो, लैटिट्यूड जोन आ गई आपकी, इसकी रेंज, टेम्परेचर और कॉमन बायोम्स भी इसके देख लेते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स। लैटिट्यूड जोन हो गई आपकी अक्षांश क्षेत्र, अप्रॉक्स रेंज हो गई आपकी, टेम्परेचर तापमान हो गया, और कॉमन बायोम्स हो गए। तो सबसे पहले आ जाता है ट्रॉपिकल, तो इसकी अप्रॉक्स रेंज होगी 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री।
टेम्परेचर, तापमान कैसा होगा भाई, गर्म होगा, हॉट होगा, काफ़ी हाई होगा टेम्परेचर। कॉमन बायोम्स यहाँ पे होंगे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, सवाना हो गया। अच्छा, नोट्स मैं पहले ही बोल रही हूँ, साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ दिक्कत आ जाएगी आपको। तो वर्षा वनों और सवाना हो गए इसके कॉमन बायोम्स। दूसरा लैटिट्यूड जोन आ जाता है आपका सब ट्रॉपिकल। इसकी अप्रॉक्सीमेटली जो रेंज होगी वो होगी 23.5 टू 35 डिग्री। टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा, शुष्क होगा, यानी वार्म होगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक आप लोग को या नहीं? सब ट्रॉपिकल में आपकी रेंज होगी 23.5 से 35 डिग्री। तो वार्म होगा टेम्परेचर, गर्म होगा, शुष्क होगा, डेजर्ट और ड्राई फॉरेस्ट इसमें आ जाएंगे, यानी रेगिस्तान, और हम कह सकते हैं इसमें शुष्क वन आ जाएंगे। टेम्परेचर से आपको समझ आ रहा है ना कि कितना गर्म होगा? क्लियर है या नहीं? देन अगर हम बात करें, फिर नॉर्मल टेम्परेचर आ गया आपका, थर्ड आ गया आपका, तो इसमें आ जाएगा आपका 35 डिग्री टू 66.5 डिग्री। इसमें जो टेम्परेचर होगा मॉडरेट होगा। और कॉमन बायोम्स इसमें आ जाएंगे आपके डेसिडियस फॉरेस्ट और आपके आ जाएंगे ग्रासलैंड। पर्णपाती वन हम इसे कह सकते हैं, घास भूमि कह सकते हैं इसको हम। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। देन आ जाएगा आपका आर्कटिक 66.5 डिग्री टू आपका आ गया 90 डिग्री नॉर्थ। कोल्ड होगा, ठंडा होगा। इसमें कॉमन बायोम आ जाएंगे आपकी तुंद्रा। देन अंटार्कटिक में 66.5 डिग्री टू 90 साउथ, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री साउथ, ये हो गया कोल्डेस्ट, सबसे ज़्यादा ठंडा। पोलर डेजर्ट जो है आपका बायोम इसमें आ जाएगा, बर्फीला रेगिस्तान आ जाएगा इसमें। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँ आपको, फिर वरना रह जाएगी। ये टेम्परेचर नहीं, टेम्परेट है। ये क्या हुआ, यूआर हटा देती हूँ, टेम्परेट है ये। क्लियर या नहीं? टेम्परेट है ये, क्योंकि ये लैटिट्यूड जोन है ना। तो ये आपकी जोन हो गई ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, अंटार्कटिक। तो रेंज क्लियर हो गई आपकी। फिर से समझ लेते हैं। ट्रॉपिकल जो आपकी लैटिट्यूड जोन हो गई पहली ट्रॉपिकल, तो इसकी रेंज होगी अप्रॉक्स 0 डिग्री टू 23.5 डिग्री। टेम्परेचर कैसा होगा, गर्म होगा, हॉट होगा। देन रेंज आ जाएगी आपकी 23.5 टू 35 डिग्री। सब ट्रॉपिकल में वार्म होगा। डेजर्ट, ड्राई फॉरेस्ट, कॉमन बायोम हो गए। टेम्परेट में 35 डिग्री टू 66.5 डिग्री मॉडरेट होगा टेम्परेचर। डेसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड हो जाएगा। आर्कटिक में आ जाएगी आपकी 66.5 टू 90 डिग्री नॉर्थ साइड, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ठंडा, तुंद्रा बायोम आ जाएगा। अंटार्कटिक हो गई आपकी 66.5 डिग्री टू 90 डिग्री साउथ, कोल्डेस्ट होगा। पोलर डेजर्ट यहाँ पे आपका बायोम होगा, सबसे ठंडा होगा आपका अंटार्कटिक। पोलर डेजर्ट जो हो गया आपका ठंडीला बर्फीला रेगिस्तान कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? देन आगे देखते हैं। अब आ जाता है आपका एल्टीट्यूड, ये होगा आपका वर्टिकल क्लाइमेट जोन, ठीक है ना। पहले जो हमने बात करी थी वो टेम्परेचर नहीं था, आप सोच रहे हो कि टेम्परेचर रेंज के हिसाब से आपकी अप्रॉक्स रेंज थी। टेम्परेचर आपका आगे मेंशन किया हुआ है मैंने, क्या होगा, कैसा होगा, ठंडा होगा, गर्म होगा। ये लैटिट्यूड जोन की रेंज की हमने बात करी है और बायोम्स की हमने बात करी है। अब आ जाती है आपकी एल्टीट्यूड, ऊंचाई कह सकते हैं इसको हम, हिंदी में मेंशन कर देती हूँ, वेट करो सब्र। ऊंचाई और वर्टिकल क्लाइमेट जोन, इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे ये भी देख लेते हैं। वर्टिकल क्लाइमेटिक जोन को इसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर, ये आधा धा है, धा जलवायु क्षेत्र। एल्टीट्यूड क्या हो गई, हम जानते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट हो गई अबव सी लेवल। इसको मेजर्ड किया जाता है इन मीटर्स एंड और इन किलोमीटर्स। यहाँ तक तो हम लोग को समझ आ रही है। एज वी मूव अप आ माउंटेन, जैसा कि हम ऊपर माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर चढ़ते जाएंगे, जो टेम्परेचर होगा, तापमान होगा, वो
डिक्रीज हो जाएगा, और ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हर 1000 मीटर पे अप्रॉक्स 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, वो घटता है। हायर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर, यानी जितना हायर एल्टीट्यूड होगा टेम्परेचर उतना ही लो होगा। सिमिलर इफेक्ट एज हाई एल्टीट्यूड लेटीट्यूड, कह सकते हैं बायो में परिवर्तन होगा। क्लियर है यहाँ तक? जितना ज़्यादा हम ऊंचाई पे जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हायर एल्टीट्यूड इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू सिमिलर इफेक्ट एज हायर एल्टीट्यूड लेटीट्यूड, मतलब क्या होगा, बायो में चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं, एल्टीट्यूड जोन देख लेते हैं मीटर्स में, क्लाइमेट देख लेते हैं कैसा होगा, और टिपिकल वेजिटेशन और बायोम वहाँ पे क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं, बायोम क्या होगा। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एल्टीट्यूड की, तो 0 to 1000 मीटर में एल्टीट्यूड जोन की बात हो रही है। फिर से कह रही हूँ, एल्टीट्यूड जोन 0 to 1000 मीटर में क्लाइमेट आपका, यानी क्लाइमेट हो गया आपका जलवायु हॉट होगा और ह्यूमिड होगा, यानी गर्म होगा और नम होगा। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है। और इसमें क्या आ जाएंगे, आपकी टिपिकल वेजिटेशन हो गया, आपका बायोम हो गया, यानी वनस्पति हो गया आपका, और बायोम हो गया कैसा होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होगा आपका, ओक हो गया आपका, नहीं ट्रॉपिकल वन में आ जाएगा आपका साल, और हो जाएगा आपका सागौन यानी टीक। क्लियर है यहाँ तक? देन क्या होगा, एल्टीट्यूड जोन 1000 to 2000 मीटर में जो जलवायु होगा वो वार्म टू मेल्ट होगा, गर्म से हल्की ठंडी कह सकते हैं हम। यहाँ पे लिख देती हूँ, गर्म से हल्की ठंडी, वार्म टू माइल्ड होगा। इसमें क्या आ जाएंगे, आपके सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट फॉरेस्ट आ जाएंगे, ओक और पाइन जो होंगे, ओक और चीड़ भी कह सकते हैं हम इसको, सब ट्रॉपिकल को हम बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल हो गया आपका, और टेम्परेट फॉरेस्ट जो हो गया तो हम इसको कह सकते हैं उप उष्ण और समशीतोष्ण वन, हिंदी में कहेंगे। देन एल्टीट्यूड जोन आ गई आपकी 2000 to 3000 मीटर, तो इसमें जलवायु ठंडा होगा, कूल होगा। देन इसमें आपका बायोम और वनस्पति आपका वेजिटेशन हो गया, आपके कॉन्फ्लोरेंस फॉरेस्ट आ जाएंगे इसमें, जैसे देवदार और फीर हो गया, देवदार और फर कह सकते हैं इसको हम। ये कर रही हूँ मैं इरेज। कॉन्फ्लोरेंस फॉरेस्ट को हम कह सकते हैं शंकुधारी वन। कौन कौन सा आ जाएगा, देवदार और फर। क्लियर है यहाँ पे या नहीं है? देन एल्टीट्यूड जोन 3000 to 4000 मीटर में आपका जलवायु जो होगा वो बहुत ठंडा होगा। इसमें आ जाएंगे आपके एल्पाइन मीडोज एंड ग्रासलैंड, यानी घास भूमि आ जाएगी, एल्पाइन घास भूमि। देन एल्टीट्यूड जोन 4000 प्लस मीटर्स में क्या होगा, वेरी कोल्ड होगा, अत्यधिक ठंडा होगा, यानी टुंड्रा स्नो जोन यहीं पे आ जाएंगी। लाइकेन हो गए आपके, मॉसेस हो गए, मॉस हो गए, ये सब आपको किस में मिलेंगे, एल्टीट्यूड जोन 4000 प्लस मीटर में। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? हिम क्षेत्र हो गया, स्नो जोन हो गई आपकी। यहाँ तक हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे, वन हो गया, देन शंकुधारी, मतलब चीज़ें हम ऑलरेडी देख सकते हैं कैसे कैसे वेरी कोल्ड तक हम पहुँचे, टुंड्रा और स्नो जोन तक पहुँचे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से। आगे बढ़ते हैं, देन देख लेते हैं एक बार लैटिट्यूड वर्सेस एल्टीट्यूड क्या डिफरेंसेस हैं। डायरेक्शन की बात करें, दिशा की बात करें, तो लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल है, पृथ्वी पर है, और एल्टीट्यूड जो हो गया आपका वर्टिकल हो गया, यानी माउंटेन्स पर, पहाड़ पर हो गया। मेज़रमेंट की बात करूं तो लैटिट्यूड को डिग्री में मेज़र किया जाता है और एल्टीट्यूड को किया जाता है मीटर और किलोमीटर में। अफेक्ट की अगर मैं बात करूं, प्रभाव की बात करूं, तो लैटिट्यूड में आ जाएगा आपका क्लाइमेट जोन ग्लोबली, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, वैश्विक जलवायु क्षेत्र आ जाएगा इसमें, यहाँ पे लिख दूँ अफेक्ट में।
वैश्विक जलवायु क्षेत्र, और उसमें आ जाएगा स्थानीय पर्वतीय बायोम, लोकल माउंटेन बायोम आ जाएगा एल्टीट्यूड में। और देन आ जाएगा, अगर हम बात करें बदलाव की, बायोम शिफ्ट की, तो लैटिट्यूड में होगा इक्वेटर टू पोल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक, पोल तक। और एल्टीट्यूड हो गया आपका बेस टू पीक, पहाड़ की कह सकते हैं हम, पहाड़ पे जा रहे हैं ना पीक से, यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार मैं, पहाड़ की तलगटी से घाटी तक एल्टीट्यूड, बायोम शिफ्ट में एल्टीट्यूड का लिख देती हूँ मैं, पहाड़ की तलहटी से चोटी तक, पीक तक, यानी बेस टू पीक। टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, धीरे धीरे घटता है लैटिट्यूड में जो तापमान होगा, और एल्टीट्यूड में क्या होगा, रैपिडली होगा हाइट के साथ, यानी जल्दी घटता है, और लैटिट्यूड में धीरे धीरे घटता है। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पूछ लीजिए आप। हाई एल्टीट्यूड रीजन में हैव सेम बायोम एज हाई एल्टीट्यूड रीजन, हो सकता है हाई एल्टीट्यूड रीजन में भी सेम बायोम हो जैसा कि हाई लैटिट्यूड रीजन में हो, जैसे कि लद्दाख हो गया हाई एल्टीट्यूड और इज इक्वल टू तुंड्रा बायोम जस्ट लाइक आर्कटिक। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक है तो बताइए। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ें या नहीं? क्लियर है? हाई एल्टीट्यूड इज इक्वल टू टुंड्रा बायोम, क्यों बोला, कुछ ऊंचाई वाले क्षेत्र हो गए जैसे कि लद्दाख में, उसी तरीके के बायोम होते हैं जैसा कि हो गया आपका उच्च अक्षांश में या आर्कटिक में टुंड्रा बायोम हो गया जैसे। देन देख लेते हैं क्लाइमेटिक रीजन बेस्ड ऑन मीन एनुअल टेम्परेचर, इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है तो देखना ज़रूरी है। औसत तापमान के आधार पर यहाँ लिख देती हूँ, औसत तापमान के आधार पर जलवायु क्षेत्र। Temperature plays a key role in determining climatic zone which in turn decide the biomes। भाई टेम्परेचर की, तापमान की अहम भूमिका है किसमें, इन डिटरमाइनिंग क्लाइमेटिक जोन। हम कह सकते हैं तापमान ही तय करेगा कहाँ कौन सा बायोम बनेगा, ये तापमान ही तय करेगा कि कहाँ कौन सा बायोम बनेगा। आगे आप देखते हैं, समझ जाएंगे। लेट्स सी, क्लाइमेटिक जोन देख लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल की, मीन एनुअल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो इसमें डोमिनेंट बायोम होगा, रेन फॉरेस्ट हो गया आपका, सावाना हो गया। मीन एनुअल टेम्परेचर हो गया आपका, मीन एनुअल टेम्परेचर को हम कहते हैं औसत वार्षिक तापमान कह सकते हैं, वार्षिक तापमान यहाँ लिख देती हूँ, औसत वार्षिक तापमान। तो क्या होगा, वर्षा वन और सवाना होंगे। देन सब ट्रॉपिकल में अगर 50 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस है तो रेगिस्तान आ जाएंगे इसमें, और आ जाएंगे आपके ड्राई फॉरेस्ट हो गया, शुष्क वन हो गए। टेम्परेट हो गया ये, इसमें अगर 5 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस है तो डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएंगे, ग्रासलैंड आ जाएंगे, पर्णपाती वन और घास भूमि कह सकते हैं। देन क्लाइमेटिक जोन कोल्ड और पोलर में अगर क्या है 5 डिग्री सेल्सियस से कम है तो यहाँ पे आ जाएंगे आपकी आइस डेजर्ट आ जाएंगे, यानी बर्फीले क्षेत्र आ गए आपके, तुंद्रा आ गया, तो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे। देन देख लेते हैं टेम्परेचर बेस्ड बायोम फॉर्मेशन रूल, देख लो ये चीज़ नोट कर लो। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही डेंसर वेजिटेशन होगा, यानी जितना तापमान अधिक होगा वनस्पति घनी होगी, और जितना कम टेम्परेचर होगा वेजिटेशन कम होगा। छोटे प्लांट होंगे, मॉस होगी, नो ट्रीज यानी पेड़ नहीं होंगे, बिना पेड़ों का होगा, छोटे पौधे होंगे, काई होगी, मॉस हो गया आपकी काई।
देन लेटीट्यूड को हम ग्लोबल बायोम्स कह सकते हैं, एल्टीट्यूड को हम माउंटेन बायोम्स, और दोनों ही कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर को, जो कि कंट्रोल करता है बायोम्स टाइप को। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? आगे देखिए। अब एक्चुअली बायोम है क्या? क्या समझ आया आपको बायोम से? जल्दी बताओ। अभी तक जो भी हमने पढ़ा क्या समझ आया? क्या है बायोम? A biome is a large region of earth that has a specific climate, soil, plants and animals. It is like a natural community spread across vast areas shaped by temperature, rainfall and geography. कॉपी पेन ले लो, नहीं लिया है तो ले लो, क्योंकि हमें इसे समझना भी ज़रूरी है। तो समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए बायोम क्या है? बायोम है पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र जहाँ पे एक स्पेसिफिक जलवायु हो गया, आपकी मिट्टी हो गई, पौधे हो गए, जानवर हो गए, रहते हैं, होते हैं यहाँ पे। ये एक प्राकृतिक समुदाय की तरह है जो फैला हुआ है। इट इज़ लाइक अ नेचुरल कम्युनिटी स्प्रेड अक्रॉस वास्ट एरियाज। समझ आ गया या नहीं आया? जो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ एक नेचुरल कम्युनिटी की तरह है ये, यानी एक प्राकृतिक समुदाय की तरह हम इसे कह सकते हैं, या एक प्रकार का एक प्राकृतिक समुदाय है जो फैला हुआ है, बड़े विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। एंड ऑफ कोर्स हम पढ़ चुके हैं, शेप्ड बाय टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ज्योग्राफी। इतना क्लियर है? बढ़े आगे या नहीं? बायोम जो है एक बड़ा क्षेत्र है, एक लार्ज रीजन है। अब बायोम इज अ लार्ज रीजन ऑफ अर्थ जहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्लाइमेट, आपका जलवायु, मिट्टी, पौधे, जानवर सब एक साथ कह सकते हैं, जीव जंतु जो होते हैं एक जैसे होते हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। और एक प्राकृतिक समुदाय है जो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। देन बायोम्स को हम क्या कह रहे हैं? बायोम्स आर मेजर इकोलॉजिकल जोन। बायोम्स को हम क्या कह रहे हैं? प्रमुख, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेजर, यानी हो गया आपका प्रमुख, पेन का गया, प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी इकोलॉजिकल जोन हो गया ये। तो क्या हो गया ये? बायोम प्रमुख पारिस्थितिक जोन हो गया, यानी क्षेत्र हो गया, इकोलॉजिकल जोन हम कह सकते हैं। बायोम्स इज इक्वल टू कह सकते हैं हम मेजर इकोलॉजिकल जोन, प्रमुख पारिस्थितिकी क्षेत्र, जिसे डिटरमाइंड किया जाता है बाय क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी ऑफ कोर्स, यानी ये जलवायु और भूगोल पर आधारित है। क्लियर है? तो ये क्या है? जलवायु और भूगोल पर आधारित होता है। ईच बायोम हैज इट्स ओन फ्लोरा एंड फौना एडेप्टिव टू लोकल कंडीशन। सॉरी, इसे मैं इरेज करती हूँ, देन इसको मैं लिख देती हूँ ताकि दिक्कत ना हो। हर बायोम में स्थानीय लोकल कंडीशंस की बात हो रही है ना, तो ये हो गया आपका स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित पौधे और जानवर होते हैं। पौधे और जानवर होते हैं। तो each biome has its own flora and fauna adaptive to local conditions. Different from ecosystem, ecosystem से अलग है ये, which can be small scale. बायोम जो होंगे वो क्या है? एक लार्ज स्केल ग्लोबल यूनिट है इकोसिस्टम से, यानी ये अलग होता है, डिफरेंट होता है। इकोसिस्टम क्या है? वो छोटा होता है, लेकिन बायोम क्या होगा? वो बहुत बड़ा होगा। बायोम आर लार्ज स्केल ग्लोबल यूनिट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो पूछ लेना। मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स कौन कौन से होंगे ये भी हम देख लेते हैं। मुख्य स्थलीय बायोम कहेंगे हम इसे हिंदी में। टुंड्रा बायोम हो गया, नॉर्थर्न कॉन्फिडेंस फॉरेस्ट हो गया, निडल लीफ कह सकते हैं हम, निडल लीफ फॉरेस्ट कह सकते हैं, ताइगा कह सकते हैं। देन टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया,
बायोम हो गया, ट्रॉपिकल बायोम हो गया, ग्रासलैंड बायोम हो गया, डेजर्ट बायोम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें कैसे ही हमें समझ आएगा। कोई नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, ये तो एक मैंने आपको शॉर्ट में बस बता दी है, अभी हम इसे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका टुंड्रा बायोम, फ्रोज़न डेजर्ट भी कह सकते हैं। साथ में नेम इसलिए मेंशन किया है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसको हम कह सकते हैं, टुंड्रा बायोम को हम कह सकते हैं हिमय रेगिस्तान, यानी फ्रोज़न डेजर्ट हो गया। इसका ये क्या होगा, आर्कटिक सर्कल के पास होगी इसकी लोकेशन। इसमें आ गया आपका अलास्का, साइबेरिया और कनाडा। जलवायु कैसा होगा, ठंडा होगा, एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, ड्राई होगा, विंडी होगा, परमाफ्रोस्ट होगा यानी परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड होगा यहाँ पे, यानी बहुत ठंडा होगा, सूखा होगा, तेज हवाएं होंगी, जमीन जमी रहती है यहाँ पे। रेनफॉल बहुत कम होगा। वेजिटेशन वनस्पति की अगर मैं बात करूँ तो काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ होंगी। एनिमल्स जानवर हो गए आपके यहाँ पे, हिरन मिल जाएंगे, रेंडीर हो गया आपका रेंडियर, और आर्कटिक फॉक्स होगा आपका, आर्कटिक लोमड़ी कह सकते हैं, पोलर बियर हो गया, ध्रुवीय भालू हो गया, और उल्लू हो गया आपका, स्नोई आउल हो गया। देन आ जाता है आपका एडेप्टेशन, तो यानी अनुकूलन हम इसे कहते हैं। तो प्लांट जो होंगे ग्रो करेंगे लो टू, प्लांट ग्रो लो टू अवॉइड कोल्ड। प्लांट जो होंगे कहाँ होंगे, ज़मीन के पास उगते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, जो पौधे होंगे ज़मीन के पास उगते हैं। जानवर के क्या होंगे, थिक फर होंगे और फैट होगा, यानी पास मोटा फर होगा और वसा होता है, फैट होती है। नो ट्रीज ग्रो हेयर ड्यू टू फ्रोजन सॉइल, फ्रोजन सॉइल की वजह से यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं ग्रो होता है, यहाँ पेड़ नहीं उगते क्योंकि मिट्टी सदा जमी रहती है, फ्रोजन रहती है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी नॉर्थर्न कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट, जिसे हम मिडिल लीफ फॉरेस्ट भी कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, टैगा भी हम इसको कहेंगे। तो लोकेशन क्या होगी, कनाडा हो गई, रशिया हो गई, स्कैंडिनेविया हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लाइमेट कैसा होगा, लंबा, जैसे ठंड होगी, कोल्ड विंटर्स होंगे, इसमें शॉर्ट समर होंगे, यानी जो गर्मी होगी वो कम होगी यहाँ पे, लंबी सर्दियाँ होंगी और छोटी गर्मियाँ होंगी। रेनफॉल मॉडरेट होगा, यानी मध्यम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, मॉडरेट हो रहा है। वेजिटेशन की बात करी जाए वनस्पति की, तो मोस्टली कॉन्फरेंस ट्रीज़ होंगे, जैसे कि आपका पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रूस हो गया। निडल शिप जो होंगे लीव्स होंगी इसकी, पाइन फिर स्प्रूस हो गया, सुई जैसी पत्तियाँ होंगी। एनिमल्स बात करूँ तो मूस हो गया, वॉल्स हो गया, लिंक्स हो गया, स्नोशू हेयर हो गया, खरगोश हो गया, भेड़िया, मूस हो गया, लिंक्स हो गया, ये सब यहाँ पे होंगे। एडेप्टेशन अनुकूलन की बात करूँ तो लीव रिड्यूस वाटर लॉस, ट्रीज टॉलरेट स्नो, यानी सुई जैसी पत्तियाँ होंगी, यहाँ पे लिख देती हूँ, सुई जैसी, जैसे लिख दी, जैसी, जैसी क्या होंगी, पत्तियाँ होंगी, लिखा है ना निडल लीफ फॉरेस्ट, तो कैसी होंगी, सुई जैसी पत्तियाँ होंगी, पानी बचाती हैं, सुई जैसी जो पत्तियाँ होंगी पानी बचाती हैं। पेड़ जो होंगे, पेड़ बर्फ सहन कर सकते हैं, पेड़ क्या हो रहा है आज, पेड़ जो स्नो है उसे सहन कर सकते हैं। ट्री टॉलरेट्स स्नो, यानी ट्री पेड़ आपकी हो गई बर्फ सहन कर सकते हैं, लिख देती हूँ, सहन कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है, इस बात का ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा बायोम, लार्जेस्ट बायोम है आफ्टर ओशियंस लेक, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा स्थलीय बायोम है। देन आ जाता है आपका टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, देख लेते हैं इसको।
हम कह सकते हैं पर्णपाती वन। लोकेशन क्या होगी, ईस्टर्न यूएसए, यूरोप और पार्ट्स ऑफ चाइना। जलवायु कैसा होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, मध्यम तापमान होगा। 4 सीज़न हो गए आपके इसमें होंगे, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। जलवायु कैसा होगा हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। वर्षा क्या होगी, मॉडरेट से थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी मॉडरेट टू हाई होगी, मध्यम से अधिक होगी। वनस्पति क्या होंगे, ट्रीज होंगे लाइक ओक, मैपल, बिर्च। शेड लीव्स होंगी इन विंटर, पत्तियां गिरती हैं सर्दियों में। ठीक है यहाँ तक। एनिमल्स कौन कौन से होंगे, डियर हो गया, फॉक्सेस हो गए, स्क्वायरल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लोमड़ी, गिलहरी, पक्षी, हिरन, ये सब एनिमल्स होंगे। एडेप्टेशन की बात करें तो लीफ शेडिंग इन विंटर्स टू कंजर्व वाटर। हम कह सकते हैं पेड़ की जो पत्तियां गिरकर पानी बचाती हैं, पेड़ सर्दियों में जो उसकी पत्तियां होती हैं वो गिरती हैं। पेड़ सर्दियों में पत्तियां गिराकर एक्चुअली पानी बचाता है। डेसीडियस को हम कह सकते हैं शेड लीव्स एनुअली, यानी डेसीडियस का मतलब है हर साल पत्तियां गिरना। डेसीडियस का मतलब हो गया हर साल लीव्स का गिरना। शेड लीव्स एनुअली यानी हर साल पत्तियां जो होंगी गिरना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। इसकी लोकेशन क्या होगी, नियर द एक्वेटर होगी। अमेजोन, कांगो, दक्षिण पूर्व जो हो गया आपका, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, तो ये सब हो गए, यानी दक्षिण पूर्व एशिया हो गया आपका, कॉन्गो हो गया। ये सब क्या है, लोकेशन होगी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम की। भूमध्य रेखा के पास होगी, इक्वेटर के पास होगी। अमेजोन हो गया, कॉन्गो हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया हो गया। क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा एंड ह्यूमिड होगा, पूरे साल भर गर्म और नम होगा। रेनफॉल बहुत होगा, वेरी हाई होगा, 200 टू 450 सेंटीमीटर होगा पर ईयर। वेजिटेशन की बात करें तो डेंस फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन हमेशा, टॉल ट्रीज होंगे, वाइन्स होंगे, घने सदाबहार वृक्ष होंगे, हम कह सकते हैं लताएं होंगी। जानवर कौन कौन से होंगी, आपका बंदर हो गया, मंकी हो गया, पैरट हो गया, आपका तोता हो गया, मेंढक हो गया, तेंदुआ हो गया, स्नेक्स हो गए आपके यानी सांप हो गए। एडेप्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज लीव्स होंगी, किस लिए, टू एब्जॉर्ब लाइट्स, एनिमल्स फॉर ट्री लाइफ। कह सकते हैं बड़े पत्ते, लार्ज लीव्स होंगी प्रकाश पकड़ने के लिए। जानवर पेड़ों में, यहाँ पे लिख देती हूँ, बड़े बड़े पत्ते प्रकाश एब्जॉर्ब करने के लिए, हम कह सकते हैं पकड़ने के लिए। और कह सकते हैं जानवर पेड़ों में रहने के लिए ढले रहते हैं। रहने के लिए ढले होते हैं। पृथ्वी की 50% से ज़्यादा जो स्पेशीज़ हैं, प्रजातियां हैं, वो यहीं पाई जाती हैं। रिचेस्ट इन बायोडाइवर्सिटी, 50% अर्थ की जो स्पेशीज़ हैं वो यहीं पाई जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, हम मॉनसून फॉरेस्ट भी इसको कह सकते हैं। लोकेशन होगी इंडिया और आपका ये एशिया हो गया, पार्ट ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका हो गया, यानी दक्षिण पूर्व आपका एशिया हो गया। जलवायु हो गया वार्म, डिक्सटिन, वेट एंड ड्राई सीजन हो गया, गर्म, वर्षा और सूखा दोनों मौसम होंगे। रेनफॉल मॉडरेट टू हाई होगा, यानी मध्यम से थोड़ा ज़्यादा, और सीजनल होगा, यानी रेनफॉल क्या होगा, मध्यम से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन मौसमी होगा। वेजिटेशन की बात करें तो टीक हो गया, साल हो गया, नीम हो गया, बैम्बू शेड लीव्स हो गई, किसमें, इन ड्राई सीजन में। सागौन हो गया, टीक जो हो गया आपका, साल, नीम, बांस। एनिमल्स कौन से होंगे, बाघ, हाथी, लंगूर हो गया, मोर हो गया, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लंगूर्स, पीकॉक,
एडेप्टेशन की बात करें तो ट्रीज शेड लीव्स इन ड्राई सीजन टू रिड्यूस वाटर लॉस, यानी पेड़ सूखे से क्या करेंगे, पत्तियां गिराते हैं, ड्राई सीजन में जो है पत्तियां गिराते हैं ताकि पानी बच सके। किस में? ड्राई सीजन में गिराते हैं। फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत में सबसे आम बायोम यही है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, सबसे आम बायोम यही है। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट चपरेरल बायोम, मेडिटेरियन बायोम भी हम इसको कह सकते हैं चपरेरल बायोम को। लोकेशन क्या होगी इसकी? कैलिफोर्निया होगी आपकी, मेडिटेरियन रीजन हो गए, और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और चिली। तो देख लेते हैं ये भी क्या क्या है यहाँ पे। चिली क्लाइमेट जो होगा, जलवायु होगा कैसा होगा? हॉट ड्राई समर्स होंगे, माइल्ड विट विंटर्स होंगे यानी हल्की सर्दियाँ होंगी। रेनफॉल यहाँ कम होगा। वेजिटेशन की बात करें तो श्रब्स होंगी, झाड़ियाँ होंगी, छोटे ट्रीज होंगे, लेदरी लीव्स होंगी जैसे कि रोजमेरी हो गई, आपकी सेज हो गई। तो छोटी झाड़ियाँ, छोटे पेड़ कह सकते हैं, पौधे जो हो गए। एनिमल्स कौन कौन से यहाँ पे होंगे? कोयोट हो गया, छिपकली, लिजार्ड हो गई, रैबिट्स हो गई, खरगोश हो गई। एडेप्टेशन की बात करें तो फायर रेजिस्टेंट प्लांट होंगे, इनकी लीव्स जो होंगी ना वो थिक होंगी ताकि जो वाटर है वो कंजर्व हो सके। क्लियर है या नहीं? पौधे जो होंगे वो आग से बचने वाले होंगे, पत्तियां मोटी होती हैं ताकि पानी को बचा सकें। प्रोन टू वाइल्ड फायर्स इन समर, हम कह सकते हैं गर्मियों में आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है यहाँ। क्लियर या नहीं? समर में। देन नेक्स्ट देख लेते हैं आपका ट्रॉपिकल बायोम। ये इंक्लूड करता है सारे इकोसिस्टम लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन नियर द इक्वेटर। इसमें सभी पारिस्थितिक तंत्र आते हैं जो इक्वेटर के पास होंगे। क्लियर है या नहीं? यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें वे सभी कौन से पारिस्थितिक तंत्र आते हैं जो, ये क्या हुआ एकदम, एक मिनट मेरी बोतल ही गिर गई, एक सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे लिख देती हूँ, इसमें वे सभी इकोसिस्टम आ जाते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र आते हैं जो हमने बात करी ना नियर द इक्वेटर, यानी जो भूमध्य रेखा के पास कौन से क्षेत्र में होंगे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं, ट्रॉपिकल जोन क्षेत्र में होते हैं। दिस इंक्लूड्स ऑल इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम जो कहाँ पे लोकेटेड है? इन ट्रॉपिकल जोन एंड नियर द इक्वेटर। इसमें इंक्लूड होंगे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जैसे आपका सवाना हो गया। कॉमन फीचर्स क्या होंगे? हाई टेम्परेचर होगा, डिस्टेंट वेट इन ड्राई सीजन होंगी, वर्षा रिच लैंड होगा, एनिमल लाइफ होगी, और रेनफॉल पैटर्न होगा। इसमें वर्षा की जो मात्रा है वो अलग अलग हो सकती है, रेनफॉल पैटर्न्स वेरी। रिच लैंड होगा और एनिमल लाइफ होगी, जीवन में विविधता भी कह सकते हैं हम, और हाई टेम्परेचर होगा, उच्च तापमान होगा, वर्षा हो गई, सूखा हो गया, अलग अलग मौसम होंगे। देन आ जाता है आपका ग्रासलैंड बायोम। लोकेशन क्या होगी? सवानास हो गया, जैसे इन अफ्रीका, इंडिया हो गया, और आपके क्या इसमें आ जाएंगे? प्रेरी आ गया, स्टेपीज किसमें? इन यूएसए, रशिया हो गई, रूस हो गया आपका, हम कह सकते हैं प्रेरी स्टेपी। देन क्लाइमेट की बात करें तो वार्म समर्स होंगे, ठंडे विंटर्स हो गए आपके, गर्मी में गर्म और ठंड में ठंडा, सर्दियों में ठंडा। रेनफॉल क्या होगी? मॉडरेट होगी बट नॉट इनफ फॉर फॉरेस्ट, लेकिन फॉरेस्ट के लिए वो इनफ नहीं है, जंगल के लिए नहीं है। वेजिटेशन क्या होगा? टॉल और शॉर्ट ग्रासेस होंगी, कुछ ट्रीज भी होंगे, बहुत कम पेड़ होंगे। यानी एनिमल्स कौन कौन से होंगे? बाइसन हो गया, जेब्रा हो गया, लाइन हो गए, जिराफ्स हो गए, ये सारे यहाँ पे मिलेंगे। एडेप्टेशन की बात करूँ तो फायर एडेप्टिव प्लांट्स होंगे, एनिमल्स दैट माइग्रेट, और ब्यूरो यानी आग से बचने वाले पौधे होंगे, और जानवर प्रवास या बिलों में इसमें रहते हैं,
और इसे कहा जाएगा नोन एज ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड इन टेम्परेट जोन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ समशीतोष्ण क्षेत्रों में, समशीतोष्ण क्षेत्रों में इसे दुनिया की अन्न भंडार कहा जाता है। ग्रेनीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी दुनिया की अन्न भंडार। नोट डाउन, क्लियर है ये। इसे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी दुनिया की अन्न भंडार कहा जाता है। टेम्परेट रीजन में यानी समशीतोष्ण क्षेत्रों में से दुनिया की अन्न भंडार कहा जाता है। देन आपका 8 आ जाता है आपका डेजर्ट बायोम। लोकेशन होगी सहारा अफ्रीका में हो गया, थार इंडिया और एटाकामा एरिजोना। ये सब क्या हो गई, इसकी लोकेशन हो गई। क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट डेज होंगे, गर्म दिन हो गए, ठंडी रातें हो गई, एक्सट्रीमली ड्राई होगा। रेनफॉल बहुत कम होगी, 25 सेंटीमीटर पर ईयर से कम होगी, बहुत कम होगी। वेजिटेशन क्या होगा, यहाँ पे कैक्टस होंगे, थॉर्नी बुशेस होंगे, ये सारी चीज़ें हमें पता है। कैक्टस हो गया और झाड़ियाँ हो गई, कांटेदार रसीले पौधे हो गए। देन एनिमल्स होंगे यहाँ पे कैमल्स, स्नेक, स्कॉर्पियंस, लेजार्ड्स। एडेप्टेशन की बात करूँ तो वाटर स्टोरेज होगा प्लांट्स में। नॉक्टर्नल एनिमल्स होंगे, वैक्सी लीव्स होंगी यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है तो बताओ। पौधों में पानी इसमें जमा होता है। जानवर रात में सक्रिय रहते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी जब प्रीवियस क्लास पढ़ी थी तो हम पढ़ चुके हैं। पत्तियाँ मोमी होती हैं, वैक्सी लीव्स होती हैं। डेजर्ट भी ठंडे हो सकते हैं, लाइक गोबी एंड अंटार्कटिका। देन नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, शॉर्ट में मैंने सब मेंशन कर दिया है, एक टेबल बना दिया है। बायोम जो अभी हमने पढ़े थे, तुंद्रा में रेनफॉल कम होगी, टेम्परेचर ठंडा होगा। इसकी की पॉइंट मॉसेस और लाइकेंस हो गए। एनिमल्स हो गए, पोलर बियर हो गया, रेनडियर हो गया। कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट में मॉडरेट होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा। पाइन, स्प्रूस, फर हो गए, मूस और वॉल्व्स हो गए एनिमल्स। टेम्परेचर डेसिडियस में मॉडरेट टू हाई होगा, माइल्ड टेम्परेचर होगा। ओक, मैपल हो गए प्लांट। डियर, स्क्वायरल हो गए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर कैसा हो गया, हॉट एंड ह्यूमिड हो गया। टॉल ट्रीज हो गए, मंकीज, जागोर, पैरट मिलेंगे। ट्रॉपिकल डेसिडियस सीजनल हो गया, वार्म टेम्परेचर होगा। टीक, नीम, बांस, बैम्बू हो गया। और एनिमल्स हो गए टाइगर, एलिफेंट, जेन, चेरल में लो रेनफॉल होगा। हॉट समर्स होंगी। श्रब्स, स्मॉल ट्रीज होंगे। रैबिट वगैरह हो गया, कोयते हो गया। ग्रास लैंड में मॉडरेट होगा रेनफॉल, टेम्परेचर वार्म होगा। ग्रासेस होंगी, लॉइन, ज़ेब्रा, जिराफ आपकी एनिमल्स हो गए। डेजर्ट में वेरी लो होगी रेनफॉल, हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर होगा। कैक्टस वगैरह वहाँ मिलते हैं, हमें पता है। लिजार्ड, स्नेक्स, कैमल, ये सब आपको एनिमल्स मिलेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बात आ जाती है बायोस्फीयर की। बायोस्फीयर क्या है? तो बायोस्फीयर इज़ द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। देखो, बायोस्फीयर है ना, वो पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है, लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है। इसमें वो सारे प्लेसेस आ जाएंगे जहाँ जीवन संभव है। आपकी लैंड हो गई, पानी हो गया, एयर हो गई, जहाँ पे भी जीवन संभव है। बायोस्फीयर का एक ग्लोबल सम है सारे इकोसिस्टम का, जहाँ पे लाइफ जीवन संभव है, जिसमें आपके लैंड हो गया, आपका लिथोस्फीयर, वाटर, हाइड्रोस्फीयर, एयर, एटमॉस्फेयर, ये सब आ जाएंगे। ये जो है जहाँ पे जीवन युक्त हिस्से शामिल होते हैं। क्लियर है? ग्लोबल सम है यानी बायोस्फीयर वह कहाँ गया पेन, बायोस्फीयर वह वैश्विक, बड़ा खिचड़ी पक गई है, साफ साफ लिखना चाहिए, रुक जाओ। वैश्विक पारितंत्र है जिसमें पृथ्वी की भूमि, लिथोस्फीयर, जल, हाइड्रोस्फीयर और आ गई आपकी वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के पास जीवन हिस्से
शामिल होते हैं। यानी बायोस्फीयर वो क्षेत्र है जहाँ पे जीवन संभव है। ये कुछ विशेषताएं और एक्सप्लेनेशन मैंने इसे लिख दी जो हमें जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपके वर्ड ओरिजिन में आ गया आपका बायो प्लस लाइफ, एक्चुअली बायो प्लस नहीं, बायो इज इक्वल टू, एक सेकेंड, बायो का मतलब हो गया लाइफ, यहाँ लिख देती हूँ, छोड़ो, बायो इज इक्वल टू लाइफ और स्फीयर इज इक्वल टू हो गया क्षेत्र, जो हो गया आपका जीवन का क्षेत्र। तो बायोस्फीयर हो गया आपका जीवन का क्षेत्र। किससे बना होता है? मेड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट, यानी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पौधे जानवर हो गए, माइक्रोब्स हो गए, प्लस हो गए क्या? नॉन लिविंग इन्वायरमेंट यानी उनका वातावरण। थिकनेस कैसी होगी? थिन लेयर होगी, अप्रॉक्सिमेटली 10 किलोमीटर अबव सी लेवल टू अ फ्यू मीटर्स बिलो द ओशियन, समुद्र सतह से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर ऊपर, यहाँ लिख देती हूँ, समुद्र सतह से अप्रॉक्स 10 किलोमीटर ऊपर और महासागर में कुछ मीटर नीचे तक। कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इकोसिस्टम्स इनसाइड कौन कौन से हो जाएंगे? फॉरेस्ट आ जाएगा इसमें, मतलब इसमें आ गए आपके कौन कौन से इकोसिस्टम होंगे, तो वो आ जाएंगे आपका इसमें, फॉरेस्ट आ जाएगा, ओशन आ जाएगा, ग्रासलैंड आ जाएंगे, डेजर्ट्स आ जाएंगे, तुंद्रा आ जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे इकोसिस्टम आ गए। सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, यानी ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जैव विविधता को। इंटरेक्ट विद यानी समर्थन करता है। अबॉर्टिक फैक्टर्स हो गए इसमें आपके, सॉइल हो गई, मृदा हो गया, पानी हो गया, सनलाइट सूर्य रोशनी हो गई, खनिज हो गए आदि के साथ। बैलेंस्ड यानी संतुलन होता है बाय जियो केमिकल साइकिल, जैसे आपकी कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, वाटर साइकिल हो गई। अच्छा, इस साइकिल्स के बारे में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं देखिए क्लास तो देख लेना। इंटीग्रेटेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी प्लेलिस्ट बना दी है। जोन्स क्या क्या होंगी बायोस्फीयर की? 3 होंगी, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और वन बाय वन हम ये सारी जोन्स को देखते हैं। पहले आ जाती है आपकी लिथोस्फीयर, लैंड एरिया हो गया, इसमें सॉइल, रॉक्स, माउंटेन आ गई। ये होम होगा किसके लिए? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमंस हो गए, ट्रीज हो गए, एनिमल्स हो गए, तो उनके लिए क्या है? ये होम ही तो है या नहीं है? स्थलीय जीवों का घर है ये। देन हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे आपके वाटर बॉडीज़, जैसे कि ओशन हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स झीलें हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, महासागर, झील, नदियाँ। ये होम है एक्वेटिक लाइफ के लिए, फिश हो गए, प्लैंकटन हो गए, वेल्स हो गए, एल्गी हो गए, ये सब यहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोस्फीयर हो गया आपका जल मंडल। देन आ जाता है आपका एटमॉस्फेयर, ये हो गया आपका क्या? निचला हिस्सा हो गया, एयर जोन वेयर बर्ड्स, इंसेक्ट, स्पोर, पॉलन में लाइफ और ट्रैवल। एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर होगा, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम एटमॉस्फेयर को ही देख लेते हैं। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बर्ड्स होंगी और इंसेक्ट्स हो गए, स्पोर्स हो गए, ये सब यहाँ रह रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं। ऑक्सीजन, CO2, वाटर वेपर असेंशियल है फॉर लाइफ। लाइफ कैन नॉट एक्सेस इन द अपर लेयर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर और टेम्परेचर। हम लोग जानते हैं लाइफ जो है अपर लेयर में एग्जिस्ट नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, प्रेशर की कह सकते हैं, और टेम्परेचर भी। क्लियर है या नहीं है? ऑक्सीजन की कमी होगी और प्रेशर और टेम्परेचर जो का दबाव हो गया, आपका तापमान हो गया, जीवन के अनुकूलन नहीं होता। अच्छा, पूरे एटमॉस्फेयर की बात नहीं हो रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर की ना 5 लेयर्स होती हैं। ये मैं बात कर रही हूँ एटमॉस्फेयर की लेयर जो है का, एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा जो हो गया, निचला हिस्सा जो है उसकी बात कर रही हूँ। 5 लेयर्स है, कौन कौन सी वो हम पढ़ेंगे। वो हो गई आपकी ट्रोपोस्फेयर, तो मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रही हूँ, इस वाली लेयर की बात कर रही हूँ एटमॉस्फेयर की। सिर्फ इसी लेयर में ही लाइफ पॉसिबल है। वायु क्षेत्र जहाँ पक्षी, कीट, पराग, बीज आदि उड़ सकते हैं, ये वो वाला हिस्सा है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है ना? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर वेपर हो गए, जीवन के लिए आवश्यक गैसें यही होंगी और लाइफ जो है अपर लेयर में एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, दबाव और टेम्परेचर कह सकते हैं अनुकूलन नहीं होते। एटमॉस्फेयर की देखो 5 लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। लेकिन
लाइफ जो है वो सिर्फ जो है ट्रॉपोस्फेयर में ही पॉसिबल है। ये चीज़ क्लियर बोल रही हूँ, सिर्फ ट्रॉपोस्फेयर में, इसलिए ये बायोस्फीयर में इंक्लूड है। यही लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे ही आपको मिलेंगी वाटर वेपर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बर्ड्स, कीट सब यहीं रहते हैं। क्योंकि इससे ऊपर ही होगी तो क्या होगा, लाइफ नहीं है। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई लाइफ नहीं है, जोन लेयर्स होंगी। मेसोस्फेयर बहुत ठंडा होगा, थिन एयर होगी। ये बहुत हॉट होगा, लो प्रेशर होगा। ये आउटर मोस्ट लेयर है स्पेस के पास। तो यहाँ जो होंगी चीज़ें लाइफ नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है मैंने नो लाइफ। लाइफ सिर्फ पॉसिबल है एटमॉस्फेयर की एक लेयर में, वो है ट्रॉपोस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर का निचला हिस्सा। लेयर्स तो 5 होती हैं बट सब में नहीं है लाइफ पॉसिबल। एंटायर एटमॉस्फेयर पार्ट नहीं है बायोस्फीयर का, सिर्फ लोअर पार्ट ट्रॉपोस्फेयर पार्ट है बायोस्फीयर का, क्योंकि उसमें ही जीवन संभव है। बायोस्फीयर के कुछ प्रमुख फंक्शंस देख लेते हैं, कार्य देख लेते हैं। लाइफ सपोर्ट करता है, इसका फर्स्ट फंक्शन यानी प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, खाना हो गया, शेल्टर हो गया, भोजन, आश्रय प्रदान करता है ये फॉर ऑल लाइफ। एनर्जी फ्लो हो गई, ऊर्जा प्रवाह हो गया, ट्रांसफ़र करता है सोलर एनर्जी को थ्रू फूड चेन। फूड चेन हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ सकते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल हो गई, पोषक तत्व चक्र हो गया जो मेंटेन करता है बायोजियो केमिकल साइकिल को, इसको भी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। क्लाइमेटिक बैलेंस हो गया इसका फंक्शन। लाइफ इन्फ्लुएंसेस वेदर कार्बन एंड लाइफ इन्फ्लुएंसेस वेदर एंड कार्बन साइकिल। क्लाइमेटिक हो गया आपका, जलवायु संतुलन हो गया ये आपका, यानी कि जीवन जलवायु यहाँ लिख देती हूँ मैं, जीवन जलवायु, जीवन जलवायु और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है और कार्बन चक्र को प्रभावित करता है, फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट एवोल्यूशन यानी विकास, जैव विविधता और प्राकृतिक जो हो गई नेचुरल सिलेक्शन हो गई, चयन का आधार है ये, प्लेटफॉर्म है फॉर नेचुरल सिलेक्शन एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया है ये टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इंक्लूड्स है इसमें क्या, कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक मिनट पेन ले लेती हूँ और जल्दी से ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे लिख देती हूँ। यह एक संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई, विविधता को बचाने के लिए संरक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इसमें कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसका नीलगिरी, सुंदरबंस हो गए, नंदा देवी हो गई जो भारत में है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। बायोस्फीयर को हम कह सकते हैं इज इक्वल टू ग्लोबल इकोसिस्टम, यानी सभी इकोसिस्टम हो गए पारिस्थितिक तंत्रों का योग, सभी पारिस्थितिक की तंत्रों का योग है। इसमें इंक्लूड्स हैं सारे बायोम्स भी और इकोसिस्टम शामिल होते हैं इसमें। जीवन अप्रॉक्स 10 किलोमीटर ऊंचाई हो गई आपकी जो ट्रॉपोस्फेयर को, और अप्रॉक्स 11 किलोमीटर डेप्थ यानी गहराई तक संभव है, समुद्र गहराई तक संभव है। ये क्लियर है या नहीं है। 10 किलोमीटर तक ऊंचाई जो आपका ट्रॉपोस्फेयर हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, और अप्रॉक्स 11 किलोमीटर गहराई, समुद्र गहराई तक लाइफ जो है वो पॉसिबल है। क्लियर है यहाँ तक। बायोस्फीयर क्या है, एक सेल्फ रेगुलेटिंग है वया होमोस्टेसिस एंड फीडबैक लूप्स। यहाँ पे ये इरेज कर रही हूँ मैं, एक मिनट। हम कह सकते हैं बायोस्फीयर होम्योस्टेसिस, हम कह सकते हैं आत्म संतुलन
द्वारा खुद को संतुलित रखता है। जो बायोस्फीयर है क्या, सेल्फ रेगुलेटिंग है एंड फीडबैक लूप्स, यानी बायोस्फीयर होमोस्टेसिस द्वारा खुद को संतुलित रखता है। चलो आज मैंने कुछ क्वेश्चन भी ऐड करे हैं अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, इनमें से कौन सा जो है बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है? ट्रोपोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। क्या नहीं है इसमें बायोस्फीयर का पार्ट? देखो बायोस्फीयर वो है जहाँ जीवन संभव है। लिथोस्फीयर पे, हाइड्रोस्फीयर पे हम पढ़ चुके हैं। ट्रोपोस्फीयर एटमॉस्फेयर की सिर्फ यही वो लेयर है जहाँ पे जीवन पॉसिबल है। तो थर्मोस्फीयर यानी नहीं है, यहाँ पे लाइफ नहीं है, तो यही गलत है, इसलिए ही यही सही आंसर हुआ। देन नेक्स्ट आ जाता है बायोस्फीयर इज द सम ऑफ, बायोस्फीयर सम है किसका? ऑल ओशियंस, ऑल लैंड मासेस, ऑल रीजन्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट, या एटमॉस्फेयर ओनली। केवल समुद्र, केवल भूमि हो गई, सभी जीवन वाले क्षेत्र हो गए, या केवल वायुमंडल हो गया? चलो जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब? देखो हम पढ़ चुके हैं बायोस्फीयर वो क्षेत्र है जहाँ पे जीवन संभव है। ऑल रीजन्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्व्स इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? इंडिया में भाई कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व, जल्दी बताओ कौन सा भारत में एक बायोस्फीयर रिजर्व है? जिम कॉर्बेट, सुंदरबंस, क्यूलेडो या गिर? केवलादेव या गिर? जल्दी बताओ, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन या केवलादेव या गिर, क्या होगा? ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। सुंदरवन है भाई, सुंदरवन है। चलो भाई फाइनली आज की क्लास देखो लंबी हो गई ना, मैं कोशिश यही करूँगी रोज़ अप्रॉक्स 1-1 घंटे की क्लास हो और जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हो। तो शुरुआत हो चुकी है, बाकी टाइमिंग का मुझे ज़रूर बताना। आज की क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई कन्फ्यूज़न, डाउट्स, कन्फ्यूज़न, क्वेश्चन अभी की या पहले कोई क्लास में, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर अच्छी लगी हो आज की क्लास, सब कुछ क्लियर हो गया हो, एक्सप्लेनेशन सब क्लियर हो गया हो, मज़ा आया हो क्लास में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। न्यू लर्नर्स हो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होती हैं सुबह 11 बजे। तो प्लीज़ अच्छी लगी हो क्लास, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ग्रेट डोर। और मिलती हूँ आपसे फिर कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।